तभी हम क्लास शुरू करेंगे। चलो, यश का मेरे पास सबसे पहले आ गया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आज हम इस फर्स्ट क्लास पर हैं, बायोलॉजी यानी बॉटनी की। तो आज की क्लास शुरू करने के पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगी। देखो भाई, स्पैमिंग मत करना, ध्यान से सुनना रेगुलर क्लास की तरह, क्योंकि अपना टारगेट है नीट 2023 को फोड़ना। जितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं एक बार मुझे थम्स अप भेजो। कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं कि इस बार तो नीट 2023 निकालना ही निकालना है? डन 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 डन। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम बॉटनी में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीरीज का नाम ही है नीटूज, नीट विथ PWE2s। बॉटनी कंप्लीट मैं लेने वाली हूं, आपकी आकांक्षा अग्रवाल मैम, आपकी गुरुमा। यहां पर स्टूडेंट्स मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं कल से बहुत सारे आपके चैट्स देख रही थी, रेगुलर आपके साथ टच में थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या हम केवल इस सीरीज को देखकर नीट क्रैक कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है यस, ये स्टेथोस्कोप बिल्कुल आपका हो सकता है केवल इस सीरीज को देखकर। लेकिन वो कब होगा? जब आप इसे रेगुलर और सिंसियरली पूरा अटेंड करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर और सिंसियर। अब हम इस सीरीज में क्या करेंगे, बॉटनी में हम क्या करेंगे? सपोज करिए कि मैं आज आपका लिविंग वर्ल्ड ले रही हूं, मैं आपको पूरा लिविंग वर्ल्ड अच्छे से पढ़ाऊंगी। नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, उसके दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, अगर आपने ऑलरेडी पहले से एक लेवल का पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। नोट्स हम बहुत मजेदार वे में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, क्रिस्प थ्योरी पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये मैं आपको लिख कर देती हूं, पूरी एनसीईआरटी आपकी टिप्स पर करवाऊंगी। पर अगर आप कि चैप्टर वीक है, आपने अभी तक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, आपको लगता है कि अगर मैं लिखूंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो नो टेंशन, आप अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, और इसका पीडीएफ, इसी पीपीटी का पीडीएफ आपको इसी लेक्चर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच करवा दूंगी। डन, इतना क्लियर हो गया? अब हम इसमें पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे, और उसके बाद हम एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर देख पा रही हूं आप लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि हम असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंगे क्या? उसे मैं कैसे भूल सकती हूं? 100% हम असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हर चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी। वो जिम्मेदारी मेरी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप रोज क्लास अटेंड करोगे, शुरू से लेके आखिरी तक क्लास अटेंड करोगे, और जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी उसको घर पर लर्न करोगे अगली क्लास शुरू होने के पहले तक। अगर आप मेरे से ये वादा कर रहे हो तो आज की सीरीज को शुरू करते हैं। बताइए, वादा है तो एक थम्स अप मुझे भेज दीजिए या एक लव का साइन मुझे भेज दीजिए। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं? हेलो हेलो शमशद, हेलो डॉक्टर शिखा, हेलो अबरार, वेरी गुड स्वीटी, शुभम, चेतन, सत्यम, क्वीन, विन, कृष्णा। इनऑर्गेनिक की फैकल्टी जल्द ही आपको डिस्क्लोज कर दी जाएंगी, सारी बेस्ट फैकल्टीज हैं। मैं बॉटनी लूंगी, छवि मैम आपका जूलॉजी लेंगे माय डियर। ऑलराइट, हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, सो वील गो थ्रू एनसीईआरटी वाइज। हर वीक शुरू होने के पहले, इस बार होली थी, थोड़ा सा लेट हुआ था, कोर्स लेट शुरू हुआ है, बट हर वीक ध्यान रखिएगा कि कम्युनिटी पोस्ट, इसी चैनल के जिस पर आप लाइव हैं, कम्युनिटी पोस्ट देखते रहना, उस पे पूरे वीक का शेड्यूल ऑलरेडी आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए आइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको आता है तो मेरे साथ नोट्स बनाइए, अगर नहीं आता है नो टेंशन, नोट्स का पीडीएफ अटैच होगा, उससे पढ़ सकते हो। नंबर 1, इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ मिलेगा। पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, एक एक डायग्राम पढ़ाऊंगी, पूरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज, और फिर पीवाईक्यूज पढ़ेंगे। सबको क्लियर हो गया है? अब आप लोग के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग इतना एक्साइटेड हैं कि मैं तो कुछ कुछ मैसेजेस पढ़ भी नहीं पा रही हूं, और वो फटाफट 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 आगे निकलता जा रहा है। कितना टाइम लगेगा? देखो भाई, वो तो चैप्टर पे डिपेंड करेगा। आज का चैप्टर छोटा है तो आपका जल्दी पीछा छूटेगा मुझसे, लेकिन जब बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, तो क्लास लंबी भी जा सकती है। तो अब ये मत पूछो आप कितना टाइम लगेगा, अब तो पढ़ते जाना है। इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, इतनी अच्छी टीम आपको पढ़ा रही है, वन शॉट, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, हाँ, अगर ऑलरेडी मेरे नोट्स हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। नोट्स बनाना या नहीं बनाना वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। इंपॉर्टेंट है समझना। नहीं, मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी, बीच में कोई टीचर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल आपका कोर्स एंड तक कंप्लीट होगा। पीडब्ल्यू का वादा है आपसे, बिल्कुल एंड तक ये कंप्लीट होगा।
पूरे 38 चैप्टर्स, पूरे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट होगा और उसके बाद हम कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th का मैराथन भी करेंगे, हम 3 फुल टेस्ट भी करेंगे, आपसे वादा है। चलो तो आइए स्टूडेंट्स आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने के पहले मेरे प्यारे बच्चे सब जानते हैं कि आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, बिना आशीर्वाद के जीवन में कुछ नहीं होता। तो आइए मेरे साथ अपना नारा लगाते हैं, बोलो बायोलॉजी मैया की जय। लगाइए एक बार नारा। डीपीपी आपको बताया ना, इसी स्लाइड में क्वेश्चंस भी होंगे, वही डीपीपी होगी, वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच होगी। बिल्कुल फिक्र मत करो, जेनेटिक्स वीक है, बेसिक वीक है, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी, बेसिक से पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ऑलराइट, डन, जय। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर बॉटनी के अंदर जो एनसीईआरटी का भी पहला चैप्टर है, आज हम वो पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, लिविंग वर्ल्ड में हम बेसिकली 4 बातें समझेंगे। समझिए क्या पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ा रही हूं तो आपकी चैटिंग कम करिए और पढ़ना ज्यादा करिए। ऑलराइट, हमें इसमें पहले ये समझना है कि लिविंग का मतलब क्या है। हम बोलते हैं ना लिविंग लिविंग लिविंग, आप बोलोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो पता ही है जिंदा है कि नहीं, लिविंग है कि नहीं। पर साइंस ऐसे नहीं मानती है कि पता ही है, साइंस के पास कुछ आधार होना चाहिए। यानी हम इस चैप्टर में सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज लिविंग। एक बार यस लिख के भेजो सब लोग। क्या मेरी हैंडराइटिंग फॉन्ट आपको क्लियर है? छोटा तो नहीं हो रहा है फॉन्ट? फॉन्ट क्लियर है सबको? थैंक यू माया, थैंक यू। यस पारा, यस यस जय हो, यस सोनू, देब्रव्रता, एसएसएस प्रोडक्शन, राइट। ऑल राइट, नाउ इसके बाद हम ये समझेंगे कि कितनी भिन्नताएं हैं, क्योंकि लिविंग मतलब स्पीशीज, और स्पीशीज मिलियंस में, करोड़ों स्पीशीज हैं पृथ्वी पर। यानी हम डाइवर्सिटी, भिन्नताओं को समझेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, हम इसे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि इतनी सारी अगर स्पीशीज हैं तो उन्हें कैटेगराइज करना पड़ेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ताकि हम आसानी से पढ़ सके कुछ कॉमन कैरेक्टर के आधार पे। यानी हम इसके बाद में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैं सब पढ़ाऊंगी, एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मेरी आपसे गारंटी है। बस मुझे आपकी रेगुलरिटी और सिंसेरिटी चाहिए। आखिरी तक क्लास को अटेंड करना है, ऐसा नहीं यार थक गए, वो नहीं चलेगा। देखो 2 महीने और पूरी जिंदगी, ये 2 महीने आप मानिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत करते हैं और इस 2 महीने ढीले पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी रैंक सडनली गिर जाती है या सिलेक्शन के बाहर हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स पूरे साल भले ही एवरेज रहे हों, लेकिन इन 2 महीने में जी जान लगा देते हैं, स्ट्रैटेजिकली पढ़ लेते हैं, वो पेपर फोड़ देते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। चलिए, सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाद ये सब पता करने में जो हमारी मदद करेगा, यानी टैक्सोनॉमिक एड्स। तो ये आज का हमारा टारगेट है, ये हमारे गोल्स हैं। दिस इज आवर टुडेज गोल्स। तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं दैट व्हाट इज लिविंग। जेनेटिक्स मुझसे पढ़ी है, आई होप आपको जेनेटिक्स में मजे आ गए हैं। हेलो आदिल हुसैन, लव फ्रॉम कश्मीर, ऑल माई लव टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। डॉक्टर शिखा, अभी एनसीईआरटी बुक मत खोलिए, एनसीईआरटी बुक साइड में रखिए, मैं जब बोलूंगी तब ओपन करना, ठीक है? अभी फुल कंसंट्रेशन से यहां पर देखिए। ऑल राइट, शिवानी, रवि, गेमर ऑफ फुटबॉल, प्रिया, सब पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सीरियल ऑर्डर फॉलो करेंगे माय डियर। डन। कंकना, एलन, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीक से आपकी 2 क्लासेस होंगी, ठीक है? डेली 2 क्लासेस होंगी। अब बिल्कुल टाइम नहीं देखना, अब थकना नहीं देखना, आपके टीचर्स भी थकना नहीं देख रहे हैं। चलिए आइए, कोई बात नहीं चंदन, टेस्ट में कम नंबर आ गए, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, अभी पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हम सब धीरे धीरे बात करेंगे। हैंडराइटिंग इज ऑसम। हाँ, वैसे डॉक्टर्स बड़े बदनाम होते हैं हैंडराइटिंग के लिए, पर ये झूठा मिथ है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती है डॉक्टर्स की। ऑलराइट, चलिए तो आइए कहानी शुरू करते हैं अपन व्हाट इज लिविंग से। लिखिएगा मेरे साथ, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे वो बाद में पीडीएफ से देख लेना। लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या कैरेक्टर्स होते हैं? हम इसे ट्रिक से याद रखेंगे, ग्राम्स। क्या है ट्रिक? ग्राम्स। बस ग्राम्स की स्पेलिंग मैंने बड़ी अटपटी सी लिख दी, अतरंगी सी लिख दी, ग्राम्स। नाउ यहां पे जी से है ग्रोथ, यानी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ोतरी होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। आर, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, बच्चे पैदा होने चाहिए, रिप्रोडक्शन। एक टेबल को अगर मैं टल्ला मारूंगी तो उसे कुछ महसूस नहीं होगा,
और दूसरी बार मेरे वहां जाने पर ऐसा नहीं है कि वो टेबल साइड में खिसक जाएगी, पर एक इंसान को अगर मैं धक्का दूंगी तो उसे दर्द होगा, वो रिएक्शन करेगा, हो सकता है वो मुझ पे नाराज हो, नहीं नाराज हो सकता तो स्माइल करके रह जाएगा, या हो सकता है मुझे मुक्का भी मार दे। यानी एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, पहले सेंस करेंगे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। सो ए से है एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट, जो वातावरण है, एंड सिर्फ सेंस नहीं, केवल सेंस करके क्या होगा, उसे रिस्पॉन्ड करना। तो यहां पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, सेंस एंड रिस्पॉन्ड। डन, आगे बढ़ते हैं। नाउ एम से है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप जानते हो, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, चाहे वो किसी चीज का टूटना हो कैटाबॉलिज्म, चाहे किसी चीज का बनना हो एनाबॉलिज्म। सी का मतलब है सेल स्ट्रक्चर। हम सबकी बॉडी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अपन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सेल स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। हम सबकी बॉडी मिनिमम एक सेल की बनी हुई है, मिनिमम। वायरस सेल का नहीं बना, तभी तो वायरस को लिविंग नहीं मानते हैं, उनकी कड़ी मानते हैं बीच की, लिविंग और नॉन लिविंग। डन स्टूडेंट्स, नीट 2023 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। वो वाली जो अपनी खबर आई थी थोड़े दिन पहले जिसने बड़ा कोहराम मचाया था, वो सब अफवाह है। नीट 2023 में कोई भी चेंज नहीं होगा। डन। एक क्वेश्चन आता है जनरली खुशी यहां से, लेकिन स्टूडेंट्स किसी चैप्टर को कमजोर मत समझो। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे बच्चे। 2 साल से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, बच्चों के होश उड़ा दिए हैं। तो यू नेवर नो, हो सकता है इस बार इससे 4 क्वेश्चन आ जाए। डन। थैंक यू आदिल हुसैन। माई ड्रीम इज टू गेट सिलेक्टेड एंड मीट यू मैम। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूं कि आप लोग आए, सिलेक्ट हो और मुझसे कोटा मिलने आए। थैंक यू इनफाइनाइट। आगे बढ़े, चलिए। अश्विनी, सारा शेड्यूल कम्युनिटी पोस्ट पर वीकली आ जाया करेगा, डोंट वरी। चलिए, नाउ सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट है इमर्जेंस। ये क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। अब एस से है सेल्फ रेप्लिकेट। जैसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, इंडिविजुअल अपनी कॉपी बनाता है, रिप्रोडक्शन में भी कॉपी बना रहे हैं अपनी, लेकिन वो तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर मॉलिक्यूल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होने चाहिए, तभी तो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम है ये। यही नहीं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग भी है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सेल ने मिलकर टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन, यानी ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। सो ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फीचर्स बोलो, एक ही बात है। अब एक शब्द और आएगा यहां पे, लिखिएगा सब, डिफाइनिंग फीचर। देखो बहुत ध्यान से समझो, डिफाइनिंग का मतलब होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग फीचर, वो एक ही बात है। डिफाइनिंग का मतलब है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा का मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो हर लिविंग में है और किसी नॉन लिविंग में नहीं है। मैंने क्या कहा, हर लिविंग में है और किसी नॉन लिविंग में नहीं है। कैरेक्टर मतलब लिविंग में है, जरूरी नहीं है हर लिविंग में है, हो सकता है नॉन लिविंग में भी हो। बट डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब हर लिविंग में होगा ही होगा और किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा। सो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। किसी नॉन लिविंग में नहीं है और हर लिविंग के अंदर है। अगर ऐसा कैरेक्टर है तो उसे हम कहेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर। इतना क्लियर हो गया? यस, मतलब बिना एक्सेप्शन के, बिना अपवाद के अगर वो कैरेक्टर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन्हें एक एक करके पढ़ना है। सो मैं आप माइंड मैप नहीं बना रही हूं, क्योंकि माइंड मैप पे हैंडराइटिंग भी छोटी हो जाएगी और बहुत सारा खिचड़ी पक जाएगा, और मुझे आपको बेसिक से पढ़ाना है। तो आइए हम सबसे पहले 1 बाय 1 सबको पढ़ना शुरू करते हैं। सो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है? बहुत आसान है। ग्रोथ का हिंदी में मतलब होता है वृद्धि। हम छोटे से थे, हम बड़े हो गए, हमारा मास, वजन बढ़ गया, ये ग्रोथ हो गई है। क्यों हो गई ये ग्रोथ? क्योंकि हमारी बॉडी एक सिंगल सेल जाइगोट से शुरू हुई थी, उसमें डिवीजन हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनी। यानी ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। अब कैसे इंक्रीज होनी चाहिए? ये परमानेंट इंक्रीज होनी चाहिए। हम लगातार, हमें से थोड़ी छोटे हो जाते हैं, हम बड़े हो गए तो हो गए। तो इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। अब एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या ग्रोथ लिविंग में होती है? बिल्कुल होती है। कैसे होती है? अंदरूनी या बाहर?
क्या हमारे में ऐसा होता है कि जब हम बड़े हो रहे हैं तो बाहर से मटेरियल चिपक रहा है और उससे हम बड़े हो रहे हैं? नहीं, हमारी ग्रोथ अंदर से हो रही है, अंदर सेल डिवाइड कर रहे हैं, उससे हम बड़े हो रहे हैं। यानी हमारे अंदर होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से ग्रो कर रहे हैं हम। लेकिन क्या एक पहाड़ का टीला ग्रो करता है? क्या एक मिडरेत का टीला ग्रो करता है? क्या एक पत्थर ग्रो करता है? हाँ, अगर आप मास में बढ़ोतरी की बात करो तो एक छोटा रेत का टीला है, ऊपर से रेत आई, उस पर चिपकी, वो बड़ा हो गया। एक पहाड़ है, उस पर और मटेरियल जमा हुआ, पत्थर वत्थर, वो बड़ा हो गया। यानी जी हाँ, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन वो बाहर से हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब ड्यू टू accumulation of material on surface, accumulation of material on surface। छोटा सा चैप्टर है आज का स्टूडेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को इक्वल वेटेज के साथ में पढ़ना है। ये चैप्टर आज ऐसा पढ़ा दूंगी आपको कि नीट तक दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी आपसे प्रॉमिस है। चलिए, अब हमारी ग्रोथ परमानेंट है कि टेम्पररी? परमानेंट। हमारी ग्रोथ एक बार हो गई तो हो गई, हम उल्टा नहीं जाते हैं, यानी हमारी ग्रोथ होती है परमानेंट, लिविंग की। पर इनकी ग्रोथ टेम्पररी है, यानी हमारी तो इररिवर्सिबल ग्रोथ है, पर इनकी रिवर्सिबल है। ठीक है ना, एक रेत का टीला है बड़ा सा, तेज हवा आई, रेत उड़ गई, वो टीला छोटा हो गया। एक पहाड़ है, आपने उसकी खुदाई कर दी, खोद दिया, तोड़ दिया, वो छोटा हो गया। यानी इसकी रिवर्सिबल टेम्पररी ग्रोथ होती है। जैसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, पहाड़ माउंटेन, बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर चट्टाने, और रेत के टीले सैंड ड्यून्स। एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर तो है, क्योंकि लिविंग में मिल रहा है, हर लिविंग में भी मिल रहा है, पर नॉन लिविंग में भी मिल रहा है। यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर तो है पर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और नॉन लिविंग में ग्रोथ क्यों हो रही है? सेल्स तो होते ही नहीं है, लेकिन मास बढ़ रहा है। तो अगर हम इंक्रीज इन मास को ग्रोथ माने तो हम कह सकते हैं नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। सो नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो, ऑल लिविंग ग्रो बट नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। क्या मरे हुए लोग ग्रो करते हैं? नहीं करते हैं। सो डेड डू नॉट ग्रो, डेड डू नॉट ग्रो। ऑब्वियसली इसमें कौन सी बड़ी बात है? डन, इतना सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, अब आइए समझते हैं। ये तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग की बात की, तो हर लिविंग में ग्रोथ हो रही है, पर नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है, इसीलिए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब हम बात करते हैं पेड़ों में और जानवरों में क्या होता है। प्लांट्स में आप जानते हो स्टूडेंट्स, पूरी जिंदगी ग्रो होती है, क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है टिप्स पे, और वो लगातार पेड़ की लंबाई बढ़ाता है, यानी इनडेफिनेट ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, पूरी जिंदगी ग्रोथ होती है। लेकिन जानवरों में क्या होता है? हमारी एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रोथ होती है। अब आप मोटे हो रहे हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाइट वगैरह जो बढ़ती है एक एज तक ही बढ़ती है। सो एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड, फाइनाइट, डेफिनेट ग्रोथ होती है। एक और डिफरेंस होता है, मालूम है क्या किसी को? एक और डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट्स कि पेड़ों की ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। ये बात प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखी है, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन पे ही मेरिस्टेम है, जहां जहां मेरिस्टेम है बस वहीं से ग्रोथ होगी। पर हमारी ग्रोथ डिफ्यूज होती है, यहां यहां यहां, हर जगह से हमारी ग्रोथ होती है, पूरी बॉडी लंबी होती है, ग्रो करती है। सो एनिमल्स की डिफ्यूज ग्रोथ है, जबकि इनकी लोकलाइज्ड ग्रोथ है। ये एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशंस ओनली। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी ये लाइन है, एट सर्टेन लोकेशंस ओनली। तो जहां जहां पर चैप्टर्स ओवरलैप करेंगे वो पॉइंट्स भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। तो एनिमल एक एज तक ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद मान लो कि एनिमल बहुत अडल्ट हो गया, अब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन मान लो यहाँ स्किन में खरोच आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो स्किन के सेल्स को तो रिप्लेस करना है ना अपने को, तो उस समय वहां के सेल्स तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, अदरवाइज सेल्स डिफरेंशिएटेड है। यानी वैसे तो ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन सेल डिविजन अकर टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, वो हो सकता है। क्रिस्टल क्लियर है सबको? इतना एक बार नाजिया क्लियर है अच्छे से? ठीक है, कनकना,
यस, ऑल क्लियर, इनफाइनाइट, सलमान। मैंने अभी अभी बताया नोट्स आपके ऊपर है, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं थोड़ा सा मेरे साथ साथ बना सकते हो तो बिल्कुल बनाओ, और अगर नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं है, ये पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। डन। चल, अब आप नीचे लिखना, अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैं यहीं पर लिख रही हूं। अब यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में ग्रोथ की बात करते हैं। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर में ग्रोथ की बात करते हैं अपन। मल्टी सेल्यूलर, देखो हमारे में ग्रोथ कैसे हुई है। एक सिंगल सेल था जाइगोट, उससे 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे सेल्स बनते गए हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर में क्या होगा, ध्यान से समझो। सपोज ये एक सेल है, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, ये दो ही किंगडम है जिसमें सिंगल सेल्ड होता है, या यीस्ट है, ये भी यूनिसेल्यूलर होता है। ये ग्रो करा, जैसे ही ये ग्रो करता है इसके बाद तो ये डिवाइड कर जाता है, यानी ये इसके दो बन गए। अब आप या तो ये कहो कि ये ग्रो करके डिवाइड कर गया यानी सेल डिवीजन हो गया, या आप ये कहो कि इसका तो रिप्रोडक्शन हो गया। यानी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। या तो ये कहो ग्रोथ हुई, ग्रोथ के कारण से सेल डिवीजन हो गया, या ये कहो सेल क्या डिवाइड करा, वो तो दो नए बच्चे बन गए, दो नए डॉटर सेल बन गए हैं। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। और हम ये भी बोल सकते हैं कि आपस में घुले मिले हैं, या तो कहो ग्रोथ हो रही है या तो कहो रिप्रोडक्शन हो गया, यानी म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेसेस, आपस में इंक्लूसिव हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव। जबकि हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में जब जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से पूरी बॉडी बन रही है तब केवल ग्रोथ हो रही है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। फिर वो प्यूबर्टी आएगी, फिर गैमीट बनेंगे, फिर जाके रिप्रोडक्शन होगा। यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हर वक्त रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। यानी यहां पर हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस, एक्सक्लूसिव, अलग अलग है। यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, अगर उसमें ग्रोथ होगी तो उसका सेल डिवाइड करेगा ही करेगा। सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अब कुछ बहुत शानदार बताने वाली हूं। अब देखो ग्रोथ की परिभाषा, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। पर यहां तो नंबर ऑफ सेल जब बढ़ा तो एक्चुअली तो इंडिविजुअल बढ़ गया ना, एक सेल से दो सेल बने ये कहो, या एक पेरेंट बैक्टीरिया से दो डॉटर बैक्टीरिया बने। सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सेल्स कहो या इंडिविजुअल्स कहो, ये बात किस पे लागू होती है, केवल यूनिसेल्यूलर पर। अब एनसीईआरटी की लाइन आपको समझाती हूं, इंक्रीज इन नंबर मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, these are twin characteristics of growth, twin characteristics of growth। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, मास में बढ़ोतरी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में बढ़ोतरी, ये इस लाइन का मतलब है। डन, अच्छे से समझ में आ गया सबको, ठीक है। शिवा, डिफाइनिंग फीचर बहुत सिंपल है, अगर कोई कैरेक्टर सारे लिविंग में है और किसी नॉन लिविंग में नहीं है तो डिफाइनिंग कहेंगे। ये सारे लिविंग में तो है पर नॉन लिविंग में भी है तो डिफाइनिंग नहीं कहेंगे, कैरेक्टर कहेंगे पर डिफाइनिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। इमरान, बिल्कुल उस पर मैंने टीम से बात करी है, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। ऑलराइट, हेलो जावेद, अच्छा आपने मेरे से 11th में पढ़ा है, आई एम हैप्पी, आई होप आपको मजे आए हैं पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। बिल्कुल फुल स्कोर करना है, 340 प्लस स्कोर करना ही करना है। डन, चलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ। अब आइए पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, बढ़ जाऊं आगे, चलो। सो लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, बच्चे पैदा करना। अब क्या बंदरिया के कुत्ता पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी बच्चे पैदा करना अपने जैसे, ये लाइन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। तो इसका मतलब है वो सारे प्रोसेसेस विच प्रोड्यूस प्रोजेनी ऑफ सिमिलर काइंड। सिमिलर काइंड, हाथी के घर हाथी का ही जन्म होगा,
हैप्पी बर्थडे मनेगा, सिमिलर काइंड। अब रिप्रोडक्शन देखते हैं अपन कितने तरह के होते हैं। आप सब तो चैंपियंस हो मेरे स्टूडेंट सारे, अपन को पता है 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर भेजो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आ रहा है? आ गया समझ? सान्या यस यस बिल्कुल सही है। यस, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये 2 कैरेक्टर माने जाते हैं ग्रोथ के। थैंक यू अलुजमान, थैंक यू। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन आगे। देखो मैं बहुत ज्यादा चैट पे ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि अपने को पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। हाँ ऑफ कोर्स मैं आपकी सब चैट्स पे नजर रख रही हूँ, आपके जो डाउट्स आएंगे वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगी। और बाद में जब एक बार चैप्टर आज खत्म कर ले, फिर इसी लेक्चर में फिर अपन आराम से बातें कर लेंगे, आपके जो डाउट्स है मैं वो भी करवा दूंगी। डन। 11th ही तो चल रहा है, बिल्कुल 11th करेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फ्यूज होंगे, वो सब आपको मस्त तरीके से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सिखाऊंगी। अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो बहुत आसान है उसको लर्न करना। देखो बैक्टीरिया में, प्रोटिस्टा में बाइनरी फिजन होता है, वो यहां एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है। अब बडिंग यीस्ट और हाइड्रा में होती है, इतना तो आप सब जानते हो। तो यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, सबको पता है। चल अब ये भी आप लोगों को मालूम है कि एल्गी में और फंजाई में स्पोर्स बनते हैं। एल्गी में जू स्पोर बोलते हैं, फंजाई में कोनिडिया बोलते हैं, एसेक्सुअली। याद है सबको? सो एनसीईआरटी ने यहां पर फंजाई में स्पोर दिया हुआ है, स्पोर एसेक्सुअल। ये कोनिडिया की बात कर रहे हैं एक्चुअली। नाउ ये भी पता है कि फंजाई में, एल्गी में जितने भी धागे जैसे एल्गी हैं, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कोई भी एक पार्ट टूटेगा उससे नई बॉडी बन सकती है, यानी फ्रैगमेंटेशन। सो अगेन यहां पर आ गया फंजाई, फिलामेंट वाले एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। आपको कैसे याद कराती हूं मैं? यूएस फिल्म, यूएस, यू मतलब यूलोथ्रिक्स, एस मतलब स्पाइरोगायरा, फिल्म मतलब फिलामेंटस एल्गी। और ब्रायोफाइट याद है? ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट और मॉसेस होते हैं। मॉसेस में याद है प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है। इसका भी कोई पीस टूटेगा तो नया मॉस बन जाएगा, यानी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा इन मॉसेस। इमेच्योर पढ़ाऊंगी, प्लांट किंगडम में पढ़ाऊंगी, नहीं आता तो छोड़ दो अभी। डन। इसमें सब में फ्रैगमेंटेशन होगा, ये सारे एसेक्सुअल हैं, फ्रैगमेंटेशन। नाउ इसके बाद बिल्कुल सही सही लिखकर भेजना एक स्टूडेंट, रीजेनरेशन होगा प्लानेरिया में। प्लानेरिया, प्लानेरिया याद है? फ्लैट वर्म पढ़ाती हूं मैं, ऐसा वाला फोटो याद आया? कोई भी पीस टूटेगा उससे नया प्लानेरिया बन जाएगा, यानी रीजेनरेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहां एनसीईआरटी में दिए हैं कि हम रिप्रोडक्शन का मतलब हमेशा सेक्सुअल सोचते हैं, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोडक्शन है। अब ये समझते हैं अपन। अच्छा अपन ये समझ ही गए हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, वो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। अब चेक करते हैं क्या ये लिविंग का कैरेक्टर है। कैरेक्टर तो है क्योंकि लिविंग में हो रहा है। डन। सो यहां ऐसा लिख देते हैं, कैरेक्टर ऑफ लिविंग। लिविंग का कैरेक्टर तो है। अब देखते हैं क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कभी आपने सुना है टेबल के घर पे लड़का पैदा हुआ है, पंखे के घर पे लड़की पैदा हुई है? कभी नहीं। यानी नो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस, कोई नॉन लिविंग में आज तक बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। नो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस। तो क्या सारे लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं? चलो वो भी देखते हैं। ऑल लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। अरे ये मैं क्या कह रही हूं, बच्चे पैदा नहीं होते? किसके बच्चे पैदा नहीं होते? चलो आओ अपन याद करते हैं, बहुत आसान है। कौन कौन रिप्रोड्यूस नहीं करता? म्यूल, खच्चर। खच्चर कैसे बनता है? खच्चर के पिताजी वाकई में गधे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, किसी के पिताजी गधे हैं, पर क्या करे, खच्चर के पिताजी वाकई में गधे हैं। जी हाँ, खच्चर मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस है। याद रखने का तरीका, क्योंकि स्ट्रैटेजीज में ये क्वेश्चन बनता है। सो मेल डोंकी, खच्चर के पापा गधे हैं। सो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन है, पर खच्चर म्यूल स्टेराइल होता है। इसके अलावा
हनी बीज में एक क्वीन होती है, रानी, जो अंडे देती है। ड्रोन्स पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, वो स्पर्म्स बनाते हैं। पर जो वर्कर हनी बी, जो छत्ता बनाती है, फूलों का रस लाती है, हनी बनाती है, बी वैक्स बनाती है, वो स्टेराइल होती है। सो वर्कर हनी बीज। यहां ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ड्रोन वाला फंडा नहीं चल रहा है पार्थिनोजेनेसिस, स्टेरिलिटी की बात कर रहे हैं, ये स्टेराइल होती है। और मैं जिसकी एक्सपर्ट हूं, आप सबको पता है, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं, गायनाक हूं। जितने भी इनफर्टाइल कपल हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो भी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो अब मुझे चैट बॉक्स भर दो और ये बताओ यस या नो में कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है। किसी नॉन लिविंग में नहीं हो रहा, पर सारे लिविंग में भी नहीं हो रहा। सो रिप्रोडक्शन नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। पर ग्रोथ इसीलिए नहीं है क्योंकि सारे लिविंग में होती है, पर नॉन लिविंग में भी होती है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग में तो नहीं होता, लेकिन सारे लिविंग में भी नहीं होता। ऑल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत 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 बढ़िया, सबके परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अनिकेत, अंश, मास्टर, टेक्निकल, डीमन, जीनी, एवरीबडी। चलिए आगे बढ़ाएं स्टोरी को। सो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन। अब आइए थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड आ गया अपना GRA। ए मतलब एबिलिटी, एबिलिटी टू। पहले अपन खतरा भापेंगे, सेंस एनवायरमेंट, एंड सिर्फ वही नहीं, रिस्पॉन्ड टू इट। पहले सेंस करना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। अब एनवायरमेंट मतलब क्या, हम किस किस के लिए संवेदनशील हैं। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, हम कैसे कैसे एनवायरमेंट के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। पानी, भाई रूट्स जो है पानी की तरफ जाती है, शूट वाटर टेबल के अगेंस्ट जाती है, यानी वाटर। वाटर के लिए हम सब सेंसिटिव है। टेम्परेचर, कोई ऑर्गेनिज्म है हाई टेम्परेचर में रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म है पोलर बियर है, हाई टेम्परेचर में रह ही नहीं पाएगा, इक्वेटर पे रह ही नहीं पाएगा, उसे ठंडा ही चाहिए, यानी टेम्परेचर। पीएच, ये सब केमिकल स्टिमुलस है। दीज आर केमिकल स्टिमुलस, लेट मी राइट, केमिकल स्टिमुलस है जिसके लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं, केमिकल स्टिमुलस। लेकिन सॉरी फिजिकल, सॉरी, अरे ये कैसे गड़बड़ कर दी मैंने। फिजिकल, ये तो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, सो दीज आर फिजिकल स्टिम्युलस, स्टिम्युलाई प्लूरल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कोई पोल्यूटेंट है, जैसे आपको पता है लाइकन्स, SO2 ज्यादा बढ़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है, तो लाइकन गायब हो जाता है, यानी लाइकन संवेदनशील है उसके लिए। सो इट कुड बी केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई जैसे पोल्यूटेंट्स। एनसीईआरटी की लाइंस लर्न करा रही हूं स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पढ़ना एकदम क्रिस्टल क्लियर, एक एक शब्द समझ में आ जाएगा आज की क्लास के बाद में, पूरे क्वेश्चन MCQ सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा बायोलॉजिकल स्टिमुलाई भी हो सकती है, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए भी हम सेंसिटिव हो सकते हैं, संवेदनशील हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। पीरियड मतलब ड्यूरेशन, फोटो मतलब लाइट, जैसे स्कूल में पीरियड लगता है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन और लाइट। पेड़ हम जानते हैं, पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि कई सारे पेड़ हैं जो सिर्फ गर्मियों में फूल देते हैं, कई सारे हैं जो केवल सर्दियों में फूल देते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स इसके लिए सेंसिटिव हैं, प्लांट्स। और यही नहीं, कई एनिमल्स हैं जिनके गर्मियों में बच्चे होते हैं, कई के सर्दियों में। हम नहीं, हम तो कंटिन्यूअस ब्रीडर है, 12 महीने बच्चे हो सकते हैं, पर कई सारी चिड़िया वगैरह होती हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, यानी ये क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं। लाइट के अकॉर्डिंग इनमें ब्रीडिंग हो रही है, चाहे वो फूल आना हो, बच्चे पैदा होना हो, कुछ भी हो। तो ये बातें प्रूव कर रही है कि हाँ, हम एनवायरमेंट, पर पेड़ों में इसे डिविजन बोलते हैं, डिविजन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन है ये। नाउ सी से हो गया क्लास, फटाफट से लिखते हैं, फिर हो गया ऑर्डर, फिर हो गई फैमिली, फिर हो गया जीनस, और फिर हो गई स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज। मजे आ रहे हैं या नहीं सबको पढ़ने में? एक बार यस या थम्स अप कर दो तो मेरे अंदर भी जोश आ जाएगा।
ये 7 तो असेंशियल है, कभी कभी बीच की कैटेगरी भी होती है, जैसे फैमिली के ऊपर सुपर फैमिली हो गई, फैमिली के नीचे सब फैमिली हो गई, सुपर क्लास, सब क्लास, पर इंटरमीडिएट भी हो सकती है। 7 तो होते ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, 2022 में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हम सॉल्व करेंगे। अब ये सबसे छोटी है, यानी रियल या बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है, और ये हाईएस्ट यूनिट है, सबसे बड़ी हाईएस्ट यूनिट। मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो, क्या किंगडम से बड़ी कोई यूनिट है? एनसीईआरटी में दी हुई है। चलो, इस चैप्टर में नहीं है, ढूंढना मत एनसीईआरटी में, पता है तो आंसर चैट बॉक्स में लिख के देना। अब स्पीशीज का क्या मतलब होता है समझो। जैसे कुत्ते एक स्पीशीज है, मतलब उसके जितने मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरमेट कर सकते हैं, और जो बच्चे पैदा होंगे वो भी फर्टाइल होंगे, तो उसे स्पीशीज बोलते हैं। गाय की एक स्पीशीज है, इंसानों की एक स्पीशीज है, होमोसेपियन, सेपियन हमारी स्पीशीज है, चाहे अफ्रीकन हो चाहे अमेरिकन हो, आप अमेरिकन से भी शादी करोगे तो भी फर्टाइल बच्चे पैदा होंगे, यानी आप लोग सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो मुझे सोचकर बताओ कि दो इंसान जो सेम स्पीशीज के हैं उनमें ज्यादा समानताएं होंगी, या ऐसा कर लेते हैं अपन कि दो लायन, पैंथेरा, लियो, दोनों लियो हैं, दोनों की स्पीशीज सेम है, उनमें ज्यादा समानताएं होंगी, या एक लायन और एक टाइगर जिनका जीनस सेम है, पैंथेरा पैंथेरा, पर एक लियो है एक टिग्रिस है, उनमें समानता सेम होगी। नेचुरली दो लायन ज्यादा क्लोज होंगे, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे एज वी गो हायर, कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ा रही हूं। जैसे जैसे सबसे ज्यादा समानता कॉमननेस स्पीशीज में मिलेगी, उससे कम जीनस, उससे कम, उससे कम, उससे कम किंगडम। किंगडम में तो पहचान ही नहीं सकते अपन कि एक पॉरीफेरा भी एनिमल किंगडम में और इंसान भी एनिमल किंगडम में, कितनी भिन्नताएं हो गई हैं। बट वॉइस आ रही है सबको स्टूडेंट्स? वॉइस क्लियर है क्या? रजीउद्दीन ने लिखा है नो मैम, सबको क्लियर है? एक बार यस लिख दो अगर वॉइस क्लियर है। नाउ जनरल कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जनरल मतलब जो दूर दूर के जनरल जनरल सी बातें हैं। जनरल बात क्या है कि सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक। जनरल बात क्या है कि सारे एनिमल्स जो हैं उनमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है। जनरल बात है कि सारे पेड़ ऑटोट्रॉफिक। तो जनरल कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे। जनरली ये वाला क्वेश्चन आता है, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। यानी मुझे एक बात बताओ, अगर आपको दो लायन दिख जाएं तो आप आसानी से बता दोगे ये सेम स्पीशीज के हैं, या अगर आपको एक पॉरीफेरा और एक इंसान दिख जाए तो आप आसानी से बता दोगे कि ये एक किंगडम के हैं। आपको तो सोच भी नहीं सकते कि ये पॉरीफेरा और इंसान एक कहीं से कोई रिश्ता भी हो सकता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्लासिफिकेशन करना, सिमिलैरिटीज ढूंढना मुश्किल होता जाएगा। उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ग्रुपिंग, उनको एक साथ समझना मुश्किल होता जाएगा। सो एज वी गो हायर, difficulty in classification increases, क्योंकि समानताएं कम हो रही हैं तो उन्हें क्लासिफाई करना मुश्किल होता जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हायर टू लोअर या लोअर टू हायर जाने पे क्या होगा। अगर हाई टू लो जाएंगे अपन तो जनरल कैरेक्टर कम होगा, कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा, समानताएं बढ़ेंगी, क्लासिफाई करना आसान हो जाएगा। तो चार तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। एक इन पॉइंट्स पर, एक फाइलम इज बिटवीन, कोई भी दो दो ऑप्शन देंगे। तीसरा बिटवीन क्लास एंड किंगडम क्या होगा, 4 ऑप्शन देंगे। चौथा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो नीट 2022 में भी क्वेश्चन आया है, ये PYQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवा फाइलम और डिवीजन इक्वल कैटेगरी है, पेड़ों में डिवीजन और जानवरों में फाइलम बोलते हैं। डन? चलिए नाजिया, ऐसे थोड़ी होता है बहुत है आज के लिए। बेटा नीट कैसे दोगे, 1 शॉट पढ़ना है तो आप क्या चाहते हो 1 घंटे में सब सारे पूरी जेनेटिक्स सब चैप्टर पढ़ाऊं? ऐसे नहीं करना है, अपने को मोटिवेटेड रहना है। 1 घंटा हुआ है, आप 2 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो, एक आध चक्कर रूम में लगाओ और वापस से आ जाओ। डन? और ये ड्यूरेशन लिख लो, कितने बजे पे आप ये कर रहे हो अपने मोबाइल में देख के, तो उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना आज के आज ही। डन? बिल्कुल, अभी सब करेंगे अपन। सो दिस इज अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब एनसीईआरटी में कैसे इसके एग्जांपल्स दे रखे, आइए इसको समझते हैं अपन। एनसीईआरटी ये कहती है कि जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो ये
परिभाषा में नहीं लिखवाऊंगी, मैं आपको एग्जाम्पल्स लर्न कराऊंगी। ऑलराइट, चलिए आइए एग्जाम्पल सीखते हैं। सबसे पहले स्पीशीज में पहले जीनस लिखती हूं मैं। जीनस में एनसीईआरटी में कैसे दिया है, पैंथेरा जीनस है, और पैंथेरा में लियो भी आता है, पैंथेरा में टिग्रस यानी टाइगर आता है, और पैंथेरा में पाडा यानी पैंथर आता है, पार्ड्स। इनकी स्पीशीज अलग हैं पर तीनों का जीनस सेम है। डन ना। इसी तरह से सोलेनम, पेड़ों में एक एग्जांपल दिया है, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये आलू है, ट्यूबिरोसम, दिस इज आलू, पोटैटो। देन सोलेनम मिलांजियोना, मिलांजियोना ये बैंगन है, ब्रिंजल। और सोलेनम लाइकोस्पेरिडम ये टमाटर है, टोमेटो। इस पर एक बहुत अच्छा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताऊंगी। तो यहां पे भी जीनस सेम है, ये जीनस है। एक एग्जाम्पल पेड़ों का दिया है, एक एग्जाम्पल जानवरों का दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं फैमिली पर, जानवरों की बात करते हैं। देखिए पैंथेरा जो भी, लियो, टिग्रिस या पाडा, इनका जीनस सेम है, पर कैट का जीनस फेलिस होता है। सो कैट का जीनस है फेलिस, फेलिस। तो फेलिस जीनस है कैट का, और पैंथेरा जीनस है इन तीनों का। लेकिन इन सबकी फैमिली सेम होती है, इनकी फैमिली होती है फेलिडी। तभी तो बिल्ली को शेर की मौसी बोलते हैं, फैमिली सेम है, खानदान सेम है। इसी तरह से पेड़ों में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोलेनेसी फैमिली का, सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम जीनस आता है, जिसमें ये सब बैंगन का भरता बन रहा है, आलू, बैंगन, टमाटर, ये सब कुछ आता है। पर यही नहीं, पीसीएस, पीसीएस ट्रिक याद रखना, बहुत काम आएगी। पीसीएस यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक बार इतना नोट करो फटाफट से। चलिए यहां पे थोड़ी सी ट्रिक बदलते हैं अपन अपनी। ये पीसीएस अभी थोड़ी सी देर में आएगा। अभी यहां पर आएगा स्टूडेंट्स सोलेनम, सोलेनम, 1 सेकेंड, सोलेनम, ठीक है। इसके बाद दतूरा और पेट्यूनिया, पेट्यूनिया यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस, इससे याद रख लेना, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो एक एग्जाम्पल हमने जानवरों में देखा, फेलिडी फैमिली, बिल्ली और शेर वाली फैमिली, और दूसरा आलू, दतूरा, पेट्यूनिया, ये सब आता है। अब आगे बढ़ते हैं, फैमिली के ऊपर क्या आएगा, और यानी ऑर्डर। आप नीचे लिखिएगा, मैं यहां पे लिख रही हूं ऑर्डर। ऑर्डर में फिर इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक जानवरों में लिखा हुआ है कार्निवोरा ऑर्डर, यानी मांसाहारी वाला। इसके अंदर ये वाली फैमिली आती है जिसमें सारे शेर और बिल्ली आ जाएगी, यानी फेलिडी फैमिली आती है। और इसमें कुत्ते वाली फैमिली भी आती है, यानी कैनिडी भी आती है। इसे डॉग फैमिली बोलते हैं। यानी बताइए, एक शेर बिल्ली के ज्यादा क्लोज है या कुत्ते के? एक शेर बिल्ली के ज्यादा क्लोज है क्योंकि फैमिली सेम है, कुत्ते से थोड़ा कम क्लोज है क्योंकि ऑर्डर सेम है पर फैमिली अलग है। इसी तरह प्लांट्स में दिया है पॉलीमोनियल। स्टूडेंट्स ये अच्छे से लर्न करना, इसीलिए एकदम शॉर्ट वे में लिखवा रही हूं आपको, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ये ऑर्डर है पेड़ों का, इसके अंदर 2 फैमिलीज आती हैं। ये ट्रिक आएगी पीसीएस, पीसीएस पॉलीमोनियल्स। इसके अंदर आता है कॉन्व्यूलेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। ये फैमिली है, फैमिली। डन, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल 680 प्लस पॉसिबल है। आपको रेगुलर आना है, डेली आना है, डेली पढ़ना है, उसको लर्न करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कीप पॉट्स क्लीन। क्लीन मतलब क्लास पे, क्लास।
जैसे एक एग्जाम्पल हमारे में दिया हुआ है मैमेलिया क्लास का। अब मैमेलिया क्लास जो है स्टूडेंट्स, इसमें कुत्ते भी हैं, उनमें भी मैमरी ग्लैंड्स होता है, इसमें बिल्ली भी है, यानी इसमें ये फैमिली भी है, ये फैमिली भी है, ये दोनों फैमिलीज हैं, यानी ये पूरा ऑर्डर है। पर यही नहीं, इसमें तो और भी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे इसमें प्राइमेटा भी होता है, तो इसमें कार्निवोरा भी है जिसमें कुत्ते, बिल्ली, शेर वो सब कुछ आ गया, और इसमें प्राइमेटा भी है। प्राइमेटा में हम जानते हैं हम आते हैं, यानी मैन, एप और मंकी आता है। हम सब में मैमरी ग्लैंड है, तो हम सब मैमेलिया क्लास में हैं। यानी एक शेर शेर से ज्यादा क्लोज है बजाय बिल्ली के, पर एक शेर बिल्ली से ज्यादा क्लोज है बजाय कुत्ते के, पर एक शेर कुत्ते से ज्यादा क्लोज है बजाय एक बंदर के। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर की कैटेगरी सेम होती जा रही है। इसी तरह से ये हो गया क्लास। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फाइलम आ जाएगा। फाइलम में आप जानते हैं हमारा फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर तो बहुत सारी क्लासेस हैं। मैमेलिया क्लास है, फिर कॉर्डेटा में एवेज आ जाता है, कॉर्डेटा में रेप्टिलिया आ जाता है, कॉर्डेटा में एम्फीबिया आ जाता है, कॉर्डेटा में पाइसेस आ जाएगा, कार्टिलेजिनस फिश, वो सारी बोनी फिशेस, वो सब आ जाएगा। पर सब कॉर्डेट्स हैं। क्यों? क्योंकि सब में नोटोकॉर्ड मिलती है। वो 3 कैरेक्टर्स एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे। और आखिरी में किंगडम। तो किंगडम की अगर हम बात करें तो इसमें सारे फाइलम्स आ जाएंगे, यानी पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे आ जाएंगे। इतना अच्छे से क्लियर है। इसी पीपीटी के लास्ट में अभी एमसीक्यूज और पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी। जस्ट डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना है अपने को। क्लियर है? मंजूर, ऑस्कर, मेघा, डोगलपन, अंकुश, यशी, खुशबू, एजोटेमिक, एवरीबडी। चलिए ये अच्छे से नोट करा सबने? अच्छे से नोट करो स्टूडेंट्स। वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा दो उतना इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब आओ, आपको अपनी एनसीईआरटी ओपन करो सब लोग। एनसीईआरटी ओपन करो फटाफट से और इस चार्ट को निकालिए। अब मैं ट्रिक्स के साथ इसे याद करा रही हूं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू भी आया हुआ है। निकालिए सब लोग, एवरीबडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ने धज्जियां उड़ा दी हैं, बच्चे छोड़कर जाते थे, 4-4 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। चल देखो ये एक चार्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखो। इसमें 2 तो जानवर हैं, हम और मक्खी जो हमारे घर में मिलती है, और 2 पेड़ हैं, एक आम का पेड़ और एक गेहूं का पेड़, और 7 कैटेगरीज हैं। बायोलॉजिकल नेम, यानी इसमें स्पीशीज भी आ जाएगी और जीनस भी लिखते हैं। स्पीशीज अकेली नहीं लिखते हैं, जैसे सेपियन नहीं लिखते, होमोसेपियन लिखते हैं, पर स्पीशीज सेपियन है। फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम लिखा नहीं है, आप ऐड करो किंगडम। किंगडम। सो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। अब हम जानते हैं कि ये दोनों तो एनिमेलिया किंगडम में आएंगे, एनिमल्स हैं, लिख लो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। और ये दोनों पेड़ हैं तो प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम। ये तो बहुत आसान है अपने लिए। अब फाइलम भी आप जानते हो, हम कॉर्डेटा में आते हैं, और मक्खी, मच्छर सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, तो ये भी बहुत इजी है। ये एंजियोस्पर्म है दोनों ही, लेकिन ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। गेहूं, चावल, मक्का सब मोनोकॉट होता है, आम, पीपल, बरगद ये सब डाइकॉट होते हैं, हम जानते भी हैं। अब हमारी क्लास मैमेलिया है, हमने अभी अभी बात की, कुत्ते, बिल्ली, इंसान सब मैमल्स हैं, क्योंकि सब में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। और इसमें इंसेक्टा क्लास है जिसमें 6 पैर होते हैं, इतना भी अपन जानते हैं। डन। अब हमारा ऑर्डर अभी अभी हमने पढ़ा प्राइमेटा। अब देखो याद करने का तरीका, होमोसेपियंस है हम, ठीक है, होमोजीनस है, सेपियन स्पीशीज है, फैमिली कितनी आसान है, होमिनिडी। सो होमो होमिनिडी, होमो होमिनिडी, बोलो मेरे साथ, होमो होमिनिडी। ये तो हमें याद रहता ही है। अब देखो मक्खी याद कराती हूं। मक्खी ना हमारे कान में गुन 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 म्यूजिक देती है, म्यूजिक, म्यूजिक। तो मस्का, म्यूजिक मस्का, म्यूजिक मस्का। और घर में रहती है, पालतू है, डोमेस्टिका। ऐसा नहीं है पालतू है, याद रखने का तरीका, नाम ही है हाउस फ्लाई, हाउस मतलब डोमेस्टिका, तो इसका नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका। अब होमो होमिनिडी, मस्का मस्किडी, मस्का मस्किडी, होमो होमिनिडी, मस्का मस्किडी। और ट्रिक है म्यूजिक दिया, डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, म्यूजिक दिया। तो मस्का मस्किडी, डिप्टेरा ऑर्डर, ये हमें जनरली याद नहीं रहता है, इंसेक्टा क्लास और आर्थ्रोपोडा फाइलम। डन, सबको क्लियर हो गया? चलो अब
आम कैसे याद रखें? आम का नाम तो पढ़ ही चुके हैं, मैंजीफेरा इंडिका, यानी मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है। अब देखो यहां होमो होमिनिडी है, यहां मस्का मस्किडी है, पर यहां मैंजीफेरा मैंजीफेरिडी नहीं है। यहां कहानी बदल गई। इसको मदद करेगा हमारे को एक क्रिकेटर है मोहम्मद सामी। तो बस, और वो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, पैड पहन के जा रहा है क्रिकेट खेलने। तो हमारी ट्रिक है पैड सैमी। क्या ट्रिक है हमारी? पैड सैमी। पैड सैमी, जैसे उर्दू उल्टा लिखता है, हमने उल्टा लिख दिया। पैड सैमी, पैड पहना है सैमी ने। ये देखो, प्लांटी, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, सैपिंडेल्स, एनाकार्डिएसी, मैंजीफेरा इंडिका। पैड सैमी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या तो वो मैच द कॉलम करके पूछ लेंगे, इंडिविजुअल पूछ लेंगे, या टेबल देके फिल इन द ब्लैंक करके पूछ लेंगे। डन। थैंक यू प्रीति, मजे आ रहे हैं? प्रभजोत, अजीत, सृष्टि, अंकिता, देवेश, सचित, अंकित, गौरव। इंग्लिश में ये कोर्स रहेगा बेटा, जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश की रहेगी, बाकी समझा मैं जैसे बोल रही हूं वैसे ही बोलूंगी। एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एआर अभी सब कुछ करेंगे, आखिरी तक क्लास में बने रहो। मुश्किल से आधे घंटे की और क्लास है, ऐसे हार्ट लूज नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। अभी तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे, अभी तो 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लेंगे, पर पूरा चैप्टर वन शॉट में करेंगे। नीट में इस बार सिलेक्शन हो गई, रिस्पॉन्स जनरेट करते। नाउ, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स ये करते हैं? बिल्कुल। एक बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन, लीस्ट एडवांस से लेके मोस्ट एडवांस तक, सभी के अंदर ये क्वालिटी है। सो प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, और कोई नॉन लिविंग नहीं करता है। एक टेबल, चेयर, कुर्सी, पंखा कभी भी सेंसिटिव नहीं है। एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। तो सोच के बताओ, ये फीचर है। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? हर लिविंग में है, किसी नॉन लिविंग में नहीं है। सो इट इज डिफाइनिंग फीचर। अभी तक पहला डिफाइनिंग फीचर हमें मिला है लिविंग का स्टूडेंट्स, ना ग्रोथ थी ना रिप्रोडक्शन था, पर ये है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। लेकिन अपनी कमियां देखना, अपनी गलतियां देखना, अपने बारे में बात करना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो केवल ह्यूमंस के अंदर होता है। तो ध्यान रखो, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड यानी जागरूकता होना, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग। हर लिविंग कॉन्शियस है, हर लिविंग रिस्पॉन्स देता है, हर लिविंग सेंस करता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमंस के अंदर है, आत्मचेतना। इसीलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी गलतियों को देखें और उनके प्रति काम करें। कहां कहां टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों टाइम नहीं मिलता, पूरी दुनिया पे 24 घंटे हैं, फिर अपने को ही क्यों नहीं टाइम मिलता, ये अपने को आना चाहिए। सो दिस इज ओनली ह्यूमंस के अंदर है, इन ओनली ह्यूमंस। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, कि कॉमा पेशेंट को हम क्या माने। देखो समझो, कॉमा पेशेंट सेल्फ कॉन्शियस है क्या? नहीं। कॉमा पेशेंट को आप पिंच करते हो, उसे कुछ भी फील नहीं होता। कॉमा पेशेंट को नहीं मालूम है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। ना आत्म जागृति है, ना वातावरण के प्रति जागृति है। एनसीईआरटी लिखती है इट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हम क्या कहें? देखो समझो, हम इसे नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म तो होता है ना। जो दवाई देते हैं डॉक्टर, वो तो रिएक्शंस कर ही रही हैं। तो वैसे तो वेंटिलेटर पर सपोर्टेड है, हार्ट लंग सब कुछ मशीन से चल रहा है, पर आप नॉन लिविंग थोड़ी बोल दोगे यार। कोई कोमा में चला गया तो नॉन लिविंग निर्जीव चीज थोड़ी ना हो गई है। पर आप लिविंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो लिविंग भी नहीं बोल सकते। तो क्या बोल सकते हैं? उन्हें ब्रेन डेड कहा जाता है। ना डेड बोल सकते हो, मरा हुआ भी नहीं बोल सकते हो, पूरा जिंदा भी नहीं बोल सकते हो, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते हो। ब्रेन डेड कहेंगे कि इनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब आप जानते हो, बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, यानी सम टोटल ऑफ
ऑल रिएक्शंस इन बॉडी, जितनी भी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, ग्लूकोज जुड़ जुड़ के स्टार्च बनना या स्टार्च टूट टूट के ग्लूकोज बना देना, ग्लूकोज गैलेक्टोज जुड़ के लैक्टोज बनाना या बॉन्ड टूट के ग्लूकोज और लैक्टोज अलग हो जाना, यानी ये दो तरह की होंगी, कुछ बनना या कुछ टूटना, यानी कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म। आप सब जानते हो, ये आपके लिए 2 मिनट का काम है। एनाबॉलिज्म का मतलब बनना, बायोसिंथेसिस होना, कुछ बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बना रहा है, क्या है? कैटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन बना रहे, क्या है? एनाबॉलिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस वाटर मिला, खाना बन गया, एनाबॉलिज्म। शुगर टूटी और ATP मिल रही है, टूट के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूट के, रेस्पिरेशन, कैटाबॉलिक। हालांकि रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक कहते हैं, वो बाद में सीखेंगे। नाउ पूरी NCERT पढ़ा रही हूं, एक भी लाइन NCERT के बाहर का नहीं है। PYQ सारे करवाऊंगी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए मेरा टारगेट ये है कि एक छोटा चैप्टर है, अपन को इसे आज ही लर्न करना है, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं। इसके बाद आज लर्न करने के बाद ये चैप्टर नीट तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। नोट्स अभी मैंने बताया आपको, नाजिया खान, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ मेटाबॉलिज्म जो है, अब एक बड़ा मजेदार चीज पढ़ते हैं इसमें। सपोज करो CO2 प्लस वाटर से H2CO3 हमारे बॉडी में बनता है, ये हम जानते हैं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में CO2 डाला, वाटर डाला, और उसमें भी H2CO3 बन गई। यानी क्या मैं एक लिविंग के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल के बाहर लैब में आर्टिफिशियली इन विट्रो करा सकती हूं? करा सकती हूं। सो फटाफट लिखिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, हम उन्हें बिल्कुल करवा सकते हैं, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेल फ्री सिस्टम, मतलब सेल के बाहर, लिविंग के बाहर, इन विट्रो, आउटसाइड बॉडी। ये सारे शब्द क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट सबको? डन, आगे बढ़ जाएं। अब सपोज करो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर मैंने CO2 और H2O डाला और उसमें H2CO3 भी बन रही है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि एक लिविंग रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है? लिख सकती हूं। पर क्या मैं उस टेस्ट ट्यूब को बोल दूं कि ये लिविंग थिंग हो गया? अरे टेस्ट ट्यूब कैसे लिविंग थिंग हो गया भाई? टेस्ट ट्यूब तो टेस्ट ट्यूब है, वो तो नॉन लिविंग है, कांच का बना हुआ। तो टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग नहीं हुआ। क्यों भाई? आप बोलोगे मैडम हमारे बॉडी के अंदर हो रही है तो हम लिविंग हैं, तो ऐसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है तो टेस्ट ट्यूब, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो टेस्ट ट्यूब तो लिविंग थिंग नहीं बना, पर हाँ ये बोल सकती हूँ कि उसके अंदर एक लिविंग रिएक्शन हो रही है। सो हम लिख सकते हैं कि जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन लैब, इन टेस्ट ट्यूब इज नॉट अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग नहीं बन गया वो, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। हम एक लिविंग रिएक्शन को बॉडी के बाहर लैब में करवा रहे हैं, हम ऐसा कहेंगे, पर उस टेस्ट ट्यूब को हम जिंदा नहीं बोलने लग जाएंगे। और मेटाबॉलिज्म किसी नॉन लिविंग में नहीं होता, हर लिविंग में होता है, किसी नॉन लिविंग में नहीं होता। इवन कोमा पेशेंट्स में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी इट इज द डिफाइनिंग फीचर। तो कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर है और मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है ऑल लिविंग का। हर लिविंग में होगा, किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा। ज्योति, ये कम्युनिटी पोस्ट पर हर वीक का शेड्यूल आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। डन, चलो। सो दिस इज अबाउट मेटाबॉलिज्म। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट था GRAMC यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन। 2007 में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना है। ईच
organism, all organisms are made up of one or more cells, unicellular या multicellular. ये नीट 2007 AIPMT का क्वेश्चन है. सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है. हर लिविंग में होगा, किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा. नॉन लिविंग में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होता है, पर सेल नहीं बनता है. और सेल आप जानते हो, सेल मिलके टिश्यू बना लेंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और अगर एनिमल है तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. सो नीट 2007 में पूछा गया है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वन और more cells, unicellular या multicellular, AIPMT 2007. So it is a defining feature. Done. Now next आते हैं GRAMCE. E मतलब इमरजेंस. इमरजेंस का क्या मतलब है समझो. इंग्लिश वर्ड है इमरजेंस. इमरजेंस का मतलब होता है उभरना. जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो एक लड़का है, बड़ा चुपचाप बैठा रहता है, शाय सा, शांत सा, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त आते हैं और उसका ग्रुप बनता है, फिर उसके जलवे देखो आप, बड़ा बड़ा आपको मुक्का मार के फोड़ दे, बिल्कुल डायनेमिक हो जाता है. इसका क्या मतलब है कि जब वो अकेला था तो उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं थी डायनेमिज्म, करेज वाली, लेकिन जैसे ही दूसरे दोस्तों के साथ मिला वो करेज आ गया. इसी तरह टिश्यू की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल सेल में नहीं होती है. टिश्यू फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू सेंस करके, इंपल्स जनरेट करके कंडक्ट कर सकता है, पर वो एक सेल के अंदर नहीं है, न्यूरोगिलिया में नहीं है, एक न्यूरॉन नहीं कर सकता, पर पूरा टिश्यू बना तो वो काम करने लग गया. यानी टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में नहीं है, पर वो सेल्स जब टिश्यू बना रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके कारण वो प्रॉपर्टी उभर कर आ गई, इमरजेंस. इसी तरह एक सेल की जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर एक एक ऑर्गेनेल की नहीं है, सब ऑर्गेनेल अपना अपना काम कर रहे हैं, सब मिले तो एक सेल बन गया. इसी तरह ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी जो है वो उसको बनाने वाले मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की इंडिविजुअली नहीं थी, पर वो सब मिलके माइटोकॉन्ड्रिया बनाया तो एटीपी बनने लग गई. मॉलिक्यूल्स मिले, उन्होंने क्लोरोप्लास्ट बनाया तो फोटोसिंथेसिस होने लग गया. डन. इतना क्लियर हो गया. यानी इमरजेंस का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल्स, बनाने वाले सेल में नहीं है. इसी तरह प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनेल, हम एनसीईआरटी की लाइंस ले रहे हैं, नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स बट एमर्ज, उभर आती हैं, ड्यू टू इंटरैक्शन. जब वो सारे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाया, जब वो सारे लड़कों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, तो वो करेज वाली प्रॉपर्टी आ गई, करेज वाली प्रॉपर्टी. चलिए डन. इतना क्लियर है. इसे कैसे हटाएं? चलो. राइट. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग और सेल्फ रेप्लिकेटेड तो है ही. अब एक मजेदार एनसीईआरटी की लाइन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. क्या सेल को हम देख सकते हैं? नहीं. क्या हम मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हुई बॉडी में देख सकते हैं? नहीं. क्या हम रिप्रोडक्शन होता हुआ देख सकते हैं? डिलीवरी की बात नहीं कर रही हूं, अंदर वो जो गैमीट बन रहा है, फ्यूज हो रहा है. नहीं. क्या हम आंतरिक जो हमारे में ग्रोथ हो रही है देख सकते हैं? नहीं. हम रिजल्ट देख सकते हैं कि बढ़ोतरी हो रही है, पर ग्रोथ होते हुए, सेल डिवाइड होते हुए नहीं देख सकते. लेकिन क्या हम ये देख सकते हैं कि एक लिविंग को टल्ला लगने पर वो रिएक्ट करता है? यस. यानी मोस्ट ऑब्वियस फीचर कौन सा है? कॉन्शियसनेस. टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्या है? यही. कितना कॉम्प्लिकेशन है, पहले सेंस करोगे, नर्वस सिस्टम कमांड डिसाइड करेगा, फिर वो कमांड दिया जाएगा. सो आइए अब हम इस बात को यहां लिख लेते हैं, दैट कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस. आया इसका मतलब समझ में? एंड मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, complicated feature is what? Consciousness. Done. Yes, we can only see the results. Absolutely. Clear है? प्रीति, नीट प्रिपरेशन, शेख, वृंदा, गणेश, नाजिया खान, बिल्कुल टारगेट करिए. अंकिता, थैंक यू.
राम लखन सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाएं फटाफट से। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज लिविंग। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पर हम आते हैं। सो सेकेंड पार्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, भिन्नताएं। चलिए, सो ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं, अब जाकर एनसीईआरटी पढ़ना, एक एक लाइन एक एक शब्द मैंने आपको पढ़ा दिया है। आइए, बायोडाइवर्सिटी बहुत आसान है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, बायो मतलब लिविंग। इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जानवर हैं या पेड़ हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, कितने हैं और कितने प्रकार के हैं, उसे कहेंगे इस पृथ्वी पर लिविंग की भिन्नता। कितना आसान तो है स्टूडेंट्स। सो नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां, जितनी स्पीशीज हैं, कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, उसे कहेंगे इस पृथ्वी की भिन्नता। हम जानते हैं, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करके बताया है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज मौजूद है। मिलियन स्पीशीज। इतना क्लियर हो गया अच्छे से सबको? चलो फटाफट से नोट करो, मैं तब तक पानी पी लेती हूं। क्विकली एवरीबडी। चलिए आइए, अब अगर इतनी सारी भिन्नताएं हैं तो हमें उनको ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा। भाई मैं 1.7 मिलियन ग्रुप्स तो नहीं बना सकती, तो मैं सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, भाई अपन जैसे बिग बाजार गए, अपन बहुत सारा सामान लेकर आए, अपन घर में आते ही सबसे पहले मम्मी क्या करती है, किचन का सामान एक साथ, क्योंकि वो सब किचन में यूज होना है, वॉशरूम का सामान एक साथ, वो सब वॉशरूम में यूज होना है, पढ़ाई स्टडी का सामान एक साथ, स्टेशनरी एक साथ। तो हमने क्या किया, किचन के सामान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो स्टेशनरी के सामान से अलग हैं, तो भिन्नता, डिफरेंस और सिमिलैरिटी के आधार पे दो ग्रुप्स बना दिए। स्टेशनरी का सामान यहाँ रहता है, किचन का सामान यहाँ रहता है, बस यही चीज तो हम यहाँ करने वाले हैं, और इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन किसके आधार पर होगा? सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। मैं बहुत सारे आपके मैसेजेस देख रही हूं, पूरा जेनेटिक्स भी कवर कराऊंगी, डोंट वरी, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, मेरा वादा है आपसे। एक भी क्वेश्चन नीट का मिस नहीं होगा अगर आपने सीरीज को रेगुलरली पूरा सिंसियरली पढ़ लिया। अब टैक्सोनॉमी में पहले पुराने जमाने में ओल्ड टैक्सोनॉमी में क्या करते थे, ये हम पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ते हैं ना जैसे क्लासिफिकेशन का, केवल बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर लेते थे। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं था भाई। ये वही बात हो गई कि मैंने एक इंस्टीट्यूट में लड़के और लड़की एक कैरेक्टर ले लिया और क्लास बना दी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, वो नीट का है, जेई का है, 11th का है, 12th का है, किस में है वो भी तो बनाना पड़ेगा। सो ओल्ड टैक्सोनॉमी में ओनली एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिए जाते थे, पर बाद में साइंटिस्ट ने बोला नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको जितने कैरेक्टर लोगे उतनी बढ़िया ग्रुपिंग करोगे। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या क्या लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन सिखा रही हूं आपको। एक्सटर्नल तो लेंगे ही, दिखता कैसा है, रूट कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, एक्सेट्रा, प्लस इंटरनल फीचर्स भी लेंगे, प्लस CDE। CDE देखो कितना आसान है, CDE, एक्सटर्नल इंटरनल CDE। C का मतलब सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, यूनिसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर है। D मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, कौन किससे डेवलप हुआ है, डेवलपमेंट प्रोसेस। और इकोलॉजिकल यानी वातावरण में, एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल उसका रोल क्या है, CDE। ये टिप बहुत काम आएगी आपके, CDE। डन? यस, एरिस्टोटल ने पहला आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, हम उसे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में।
यस आई विल डू ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, बॉटनी पूरा मैं लूंगी स्टूडेंट्स। नोट्स ये पीडीएफ अगर साथ बना सकते हो तो बनाओ, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच हो जाएंगे। अब एक वो बनवाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सब फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ाऊंगी, आज मजे आ जाएंगे आपको प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। उसमें तो एक एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ एक एक लाइन की ट्रिक से याद कराऊंगी, मेरा वादा है आपसे, एक भी कुछ गलत नहीं होगा आपको। डन। अब एक और साइंस है आएगी, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टर तो ले ही रहे हैं, इंटरनल कैरेक्टर भी ले रहे हैं, लेकिन कौन किससे उत्पन्न हो रहा है। जैसे बैक्टीरिया मोनेरा से प्रोटिस्टा है, पर ऐसा नहीं है प्रोटिस्टा से फंजाई और फंजाई से प्लांट और प्लांट से एनिमल बने, नहीं, प्रोटिस्टा से ही फंजाई भी बने, प्लांट भी बना, एनिमल भी बना है। जैसे रेप्टाइल से बर्ड और बर्ड से मैमल नहीं बना, रेप्टाइल से ही बर्ड भी बनी है, रेप्टाइल से ही मैमल भी बना है। इतना सबको क्लियर है। सो यहां पर हम करेंगे रिलेशनशिप्स को भी चेक करेंगे। रिलेशनशिप्स, कैसी रिलेशनशिप्स है ये, मम्मी पापा चाचा चाची नहीं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, कौन किससे उत्पन्न हुआ है, जिसे फाइलोजेनी कहते हैं, उसे भी कंसिडर करेंगे। एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर ये तो सब लेंगे ही, प्लस फाइलोजेनी भी लेंगे, एवोल्यूशनरी रिश्ते यानी फाइलोजेनी। यानी हम यहां पे सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे कौन किससे उत्पन्न हुआ है। सिस्टमैटिक शब्द का मतलब ही है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट समझते हुए चलो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचो कि इस चैप्टर से तो एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से बहुत कम आते थे, फिर एक साल अचानक से खूब सारे आ गए, फिर आने लग गए। लेकिन वो बेचारे एक साल वाले बच्चे तो मर गए होंगे ना जिन्होंने सीरियसली नहीं लिया। तो पूरे 38 चैप्टर्स को इक्वली करना है, ठीक है। अरे स्लाइड से क्यों रीड करा दो एनसीईआरटी, ऐसे कोई घास थोड़ी काटनी, आपको समझाना है। जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक मदद नहीं होगी आपकी। चलिए, सो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब ये सिस्टमैटिक शब्द जो है, टर्म, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और इस शब्द को सबसे पहले टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को यूज किया था, सिस्टमैटिक शब्द को। इन्होंने एक बुक निकाली थी जिसमें इन्होंने पेड़ों का नामकरण किया था, उस बुक का नाम था सिस्टीमा नेचुरे। तो सिस्टीमा नेचुरे से साइंटिस्ट ने सिस्टमैटिक वर्ड निकाला। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, कौन किससे इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, राइट। इट्स अ लैटिन वर्ड, लैटिन टर्म। ग्रीक कर देंगे गलत हो जाएगा, इंग्लिश कर देंगे गलत हो जाएगा, संस्कृत कर देंगे गलत हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया तो एक बार फटाफट से यस कर दीजिए। इकोलॉजी पढ़ेंगे माय डियर, बिल्कुल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अब क्योंकि कैरोलस लीनियस ने इतना काम किया है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस याद रखने का तरीका बताऊं आपको मजे आ जाएंगे। टैक्सो मतलब टैक्सी, और टैक्सी में चलती है कार, तो टैक्सोनॉमी के फादर हैं कैरोलस लीनियस। वीकली शेड्यूल आता रहेगा, सेटो सक्सेस। थैंक यू मंजूर, थैंक यू। ठीक है, नहीं पहले नहीं, एनसीईआरटी का सीक्वेंस करेंगे, क्योंकि कोई बच्चा कुछ कह रहा था, कोई बच्चा कुछ कह रहा था, तो फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है कि वील फॉलो एनसीईआरटी सीक्वेंस, बट वील डू एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल। डन, आगे बढ़ जाएं अपन। सो दिस इज अबाउट सिस्टमैटिक्स। चलिए आइए देखें, हमसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सारा हो गया है। चलो अब आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि क्लासिफिकेशन के स्टेप्स क्या हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन से बड़ा कंफ्यूजन होता है। लिखिए स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत आसान है स्टूडेंट्स, समझो। मान लो कि मुझे एक पौधा मिला, मैं नहीं जानती ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है,
तो मैं पहले तो उसके सारे कैरेक्टर एक पेज पे लिख लूंगी। रूट ऐसी है, टैप रूट है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ऐसी पत्तियां, ऐसी स्टेम है, मैं सारी डिटेल लिख लूंगी। फूल कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, ब्रैक्ट है, नहीं है, सिमेट्री कैसी है, मैं सब लिख लूंगी। यानी सबसे पहले मैं उसके सारे कैरेक्टर लिख लूंगी। कैरेक्टराइजेशन, लिस्टिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूं, लिस्टिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर। अब मैं पहचानने की कोशिश करूंगी कि क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें ये वाले कैरेक्टर्स हैं, तो मैं उसको पहचानने की कोशिश करूंगी। यानी आइडेंटिफिकेशन। फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूछते हैं स्टेप्स, किसके पहले या किसके बाद कौन सा आता है, तो रटना नहीं है, पहले कैरेक्टर्स लिख लो फिर पहचानने की कोशिश करो। आपने पहचान लिया, ऑलरेडी कोई ग्रुप है जिसके ये कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें उसका वर्गीकरण कर दो, डाल दो, यानी क्लासीफाई कर दो, क्लासिफिकेशन। और अगर कोई ग्रुप नहीं है, मान लो किसी भी ग्रुप में मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक नया ग्रुप क्रिएट कर दो। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मान लो वो आम का था, आपको तो पहले अब उसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये आम है, तो ठीक है, वेरी गुड। पर अगर कोई नया खोजा है तो उसको नाम देना पड़ेगा, यानी नॉमेनक्लेचर। तो बहुत आसान है, पहले सारे कैरेक्टर लिखे, फिर पहचानने की कोशिश की, यानी आइडेंटिफिकेशन, फिर उसे राइट ग्रुप में प्लेस कर दिया, क्लासिफिकेशन, और फिर उसका नामकरण कर दिया। डन। इज इट क्लियर? एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। डन। अब नॉमेनक्लेचर की पर्टिकुलरली बात करते हैं। भाई मान लीजिए कि एक घर में दो गुड्डी हैं, दो पिंकी हैं, मम्मी ने आवाज दी पिंकी, पता पड़ा दोनों भाग के आ गई, अगर कोई फायदे की बात है, और मान लो मम्मी काम बताने वाली तो एक भी पिंकी भाग के नहीं आई। बड़ी पिंकी बोलेगी मुझे लगा आप इस पिंकी को बुला लो, ये पिंकी बोलेगी मुझे लगा आप इसको बुला रहे हो, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा घर में। इसीलिए एक घर में कभी भी एक ही नाम दो बच्चों को नहीं देते हैं। ये वैसे ही बात है कि मान लीजिए मैं तो बात कर रही हूँ आलू बढ़िया बढ़िया होता है, मैं कॉन्फ्रेंस में गई, दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं नहीं 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 आलू नहीं, हमारे यहाँ तो पोटैटो है जो सब में डलता है, तीसरे साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ तो सोलेनम ट्यूबरोसम है, पता पड़ा एक ही की बात कर रहे हैं। यानी नामकरण ऐसा होना चाहिए कि एक नाम सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाए और वो नाम किसी दूसरे को ना दिया जाए। तो नॉमेनक्लेचर में वन नेम given to only one organism and that name should not be given to any other organism. Nomenclature. कई तरह के नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं, पर जो हमें पढ़ना है वो है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जहां पर हर नाम के अंदर दो शब्द दिए जाएंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस लीनियस जो हैं वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हैं, और उन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था, लीनियस। एग्जाम्पल से आपको सिखाती हूं। जैसे मुझे आम का नाम लिखना है तो दो अल्फाबेट होंगे, पहला जो जीनस बताएगा मैंजीफेरा, और दूसरा जो स्पीशीज बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहां से एक क्वेश्चन बनने की हाय 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 संभावना होती है। डन। मैंजीफेरा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ये डिनोट करता है जीनस, और स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। मैं स्मॉल एम नहीं लिख सकती हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से कॉमनली क्वेश्चन आता है, अच्छे से देखो नीट में। नाउ इंडिका जो है ये सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ड स्पीशीज बताता है। एनसीईआरटी लिखती है स्पेसिफिक एपिथेट, कुछ नहीं है, इसका मतलब स्पीशीज ही है, और ये हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। मैं इसमें आई बड़ा नहीं लिख सकती थी, मुझे छोटा ही लिखना पड़ेगा। कई बार वो चार उल्टे सीधे नाम लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सा करेक्टली रिटर्न है। ये दो हर पेड़ में नाम होंगे। आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक्चुअली कैरोलस लीनियस का नाम था कार्ल वॉन लिन, उन्होंने खुद अपना नाम कैरोलस लीनियस रख लिया। उन्होंने कहा जब मैं पूरी दुनिया के पेड़ और जानवरों को दो शब्दों का नाम दे रहा हूं, 2 वर्ड्स का, तो मेरा नाम कार्ल वॉन लिन 3 वर्ड्स का क्यों हो, तो उन्होंने अपना नाम कैरोलस लीनियस रख लिया। डन। ठीक है। नाउ
तीसरा वर्ड कभी कभी अगर है, सपोज लिन, इसका मतलब है ये ऑथर का नाम है, ऑथर नेम। देखो पूरा लीनियस नहीं लिखा, इसका मतलब मैंजीफेरा इंडिका के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन लीनियस ने दिया है। ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, एब्रीविएटेड फॉर्म में, और हमेशा आफ्टर सेकेंड वर्ड यानी आफ्टर स्पीशीज एपिथेट लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है लिखा जाए, हो सकता है ना भी लिखो अगर ऑथर का नाम नहीं पता। ये बताता है कि इस ऑथर ने इसे डिस्क्राइब किया था, फाउंडर। अब ये जितने भी नाम हैं ये लैटिन भाषा से उठाए जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर में चेंज नहीं होने वाला है। सो ये जितने भी नाम होते हैं, जितने भी नाम हैं, ये सब डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। इसलिए बायो में हर जगह देखना लैटिन लैटिन ऐसा लिखा रहता है, लैटिन से उठाए गए हैं ये सारे नाम, मैंजीफेरा इंडिका ये सब। अब जब हम प्रिंटिंग करवाते हैं, प्रिंटिंग, तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। इटैलिक्स, इटैलिक्स ऐसे लिखते हैं ना, फॉन्ट होता है ना इटैलिक्स ऐसे यूं करके। अब लिखने में तो बड़ी दिक्कत आए यार, तो साइंटिस्ट ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप हाथ से लिखोगे तो आप नॉर्मल लिख देना, लेकिन अंडरलाइन कर देना। सो प्रिंटेड इन इटैलिक्स, लेकिन व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखोगे, व्हेन हैंड रिटन, अंडरलाइन सेपरेटली, मतलब जीनस अलग अंडरलाइन करोगे और इसे अलग अंडरलाइन करोगे। अगर मैं यहां एक लाइन खींच दूंगी तो गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो प्रिंटिंग करते हैं इटैलिक्स में, और हाथ से अगर नॉर्मल लिख रहे हो तो अलग अलग अंडरलाइन करोगे। लेकिन आपने देखा मैंने ऑथर के नेम को अंडरलाइन नहीं किया, सो नॉट अंडरलाइंड, और ना इसे इटैलिक्स में लिखते हैं, नॉट इन इटैलिक्स। इसको नॉर्मल बस लिख देते हैं, ना इटैलिक्स करते हैं, इटैलिसाइज्ड करते हैं, ना अंडरलाइन करते हैं। इतना क्लियर हुआ? थैंक यू, थैंक यू। बेटर यू, हेलो हेलो भाई, टाइम पर क्लास में आना है सबको, इसको रेगुलर क्लास की तरह करिएगा, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए कोई शब्द मैंने लिया और मान लो वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, मान लो चेयर, और मुझे उसको किसी पेड़ को नाम को देना है, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं चेयर मैंने शब्द ही लैटिन से उठाया हो, या अगर नहीं उठाया है तो चेयर को लैटिन भाषा में जो बोलते हैं वो शब्द मैं यूज करूंगी, चेयर इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करूंगी। इसे बोलते हैं या तो लैटिन से उठाओ या लैटिनाइज्ड कर दो। सो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड, ये इस बात का मतलब है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ट्रू या फॉल्स करके क्वेश्चन आ जाता है, राइट? समझ में आ रहा है सबको? राज आप मुझसे पढ़ चुके हैं, आई होप आपको मजे आ रहे हैं। येस, दिस इज इनफ फॉर नीट, मोर देन इनफ फॉर नीट। बस अच्छे से आज ही नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। डन। सो दीज आर द रूल्स। तो दो शब्द होंगे, मैंजीफेरा इंडिका। पहला वर्ड कैपिटल से शुरू होगा, सेकेंड वर्ड स्मॉल से शुरू होगा। पहला वर्ड जीनस है, दूसरा वर्ड स्पीशीज है। दोनों को अगर हाथ से लिखोगे अलग अलग अंडरलाइन करोगे, एक साथ नहीं करोगे। प्रिंटिंग करोगे तो इटैलिक्स में करोगे। लैटिन भाषा से ये वर्ड उठाओगे, और अगर किसी दूसरी भाषा से उठा रहे हो तो उसे लैटिन में क्या कहते हैं उसमें कन्वर्ट करके फिर यूज करेंगे। प्रिंटिंग क्यों करते हैं इटैलिक्स में, ये भी क्वेश्चन आता है। टू डिनोट लैटिन ओरिजिन। इटैलिक्स में प्रिंट करने से हम ये समझ जाते हैं कि ये लैटिन भाषा से उठाया गया है। डन? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं मैं। सो दिस इज अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहां से बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ये सारा हो गया लोकल नेम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ये सारे रूल्स हो गए हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ना, एक एक शब्द आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए
अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। सो हमने दो चीजें पढ़ ली। नंबर 1, व्हाट इज लिविंग, ग्राम्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन, एमर्जेंस, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और फिर हमने डाइवर्सिटी, ओल्ड टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, उसके कैरेक्टर्स जो यूज करते हैं, और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। और हमने ये भी समझ लिया है कि कितनी स्पीशीज हैं और क्लासिफिकेशन के बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है। इतना सबको क्लियर हो गया तो एक बार मुझे यस या थम्स अप भेज दो फटाफट से, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट्स बिल्कुल एक चीज आपको और मुझे यहां पढ़ानी थी कि ये जो नामकरण है ये कौन करता है। तो आइए एक स्लाइड हम और लगा लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। मैं इधर लिख रही हूं, आप नीचे लिख लीजिएगा। जैसे हमारे घर पे नाम कौन देता है, कोई बच्चा पैदा हुआ तो बुआ या मौसी। तो पेड़ों और जानवरों की बुआ और मौसी कौन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है। जब भी कोई नया पेड़ मिलता है तो उसे नाम देने की जिम्मेदारी उनकी होती है। जैसे अभी कोरोना आया था, भगवान नहीं करे नाम भी लेना पाप है, पर कोरोना आया था तो उसे नाम दिया ना कोविड। तो ये कोविड नाम किसने दिया, उस बॉडी ने दिया, उन साइंटिस्ट के ग्रुप ने दिया। तो उन बॉडीज के नाम पे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है, लिखिएगा। इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं, अगर इंडियन कर देंगे तो गलत हो जाएगा। लिखिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये पेड़ों को नाम देंगे, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। और जानवरों में अब आप खुद ही समझ गए हैं, ICZN हो जाएगा। सब कुछ सेम होगा, बस जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होगा। हमारी एनसीईआरटी में 2 दिए हुए हैं, अदरवाइज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, NB, क्योंकि BN तो बोटानिकल के लिए यूज हो गया, तो बैक्टीरिया को नाम दे देते हैं। ऐसी वायरस की बॉडी होती है, अलग अलग होते हैं। चलिए आइए अब लिखिएगा थर्ड पार्ट। तो हमने कहा था हम व्हाट इज लिविंग पढ़ेंगे, अपन ने वादा पूरा निभाया। डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, वादा हो गया है। अब जहां से जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं, लिखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। माय डियर स्टूडेंट, 1 घंटे के अंदर अंदर ये लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ। माइंड मैप बना के तो मैं 40 मिनट में पढ़ा सकती थी, पर मैं चाहती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाए कि नीट तक अब आपको इसे उठाना नहीं पड़े और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। इज इट वेरी वेरी क्लियर? हाँ, नीट के पहले 100% 26 अप्रैल को पूरा सिलेबस 1 शॉट में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू शेरनी, थैंक यू। आई थिंक 40-45 मिनट्स हमें करीब और लगेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। पर जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, बड़े चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, तो ऑफ कोर्स ये ड्यूरेशन ज्यादा होगा। भाई 1 शॉट है, अब आप चाहते हो 1 शॉट भी मिल जाए, सब कुछ भी पढ़ा दें, क्वेश्चन भी करा दें, PYQ भी करा दें, लेक्चर भी छोटा रख ले, तो ऐसा नहीं होता भाई। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी पड़ेगी। डन, पूरा पूरा सिलेबस कराएंगे, ये आपसे वादा है। चलिए अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये जो हमें क्लासिफिकेशन करना है, इसके लिए कैटेगरीज तो बनानी पड़ेंगी ना। जैसे अपन ने घर पे कैटेगरीज बनाई हैं, किचन का सामान, स्टेशनरी का सामान, ये कैटेगरीज हैं। ऐसे यहां पे कैटेगरीज बनाएंगे। हर कैटेगरी को, ईच कैटेगरी को हम कहते हैं रैंक। एक कैटेगरी एक रैंक है। आप एक कैटेगरी, स्पीशीज एक रैंक है, जीनस एक रैंक है, एक एक कैटेगरी एक एक रैंक है। और केवल रैंक ही नहीं है स्टूडेंट, इसको अपन ये जो कैटेगरी है, ईच कैटेगरी इज अ रैंक, और इसी को एक्चुअली टेक्सॉन बोल देते हैं। एनसीईआरटी लिखती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सॉन है। हल्का सा डिफरेंस होता है, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। आप तो इतना समझ लो, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ये सब टेक्सॉन है, जिसका बहुवचन प्लूरल टेक्सा होता है। टेक्सा यूनिट। एक एक कैटेगरी एक एक रैंक है, एक एक यूनिट है, एक एक टेक्सॉन है। अब 7 असेंशियल कैटेगरीज हैं जो हर ऑर्गेनिज्म को दी ही असाइन की जाती हैं।
आप सब घिसा पिटा निमोनिक के स्टूडेंट्स, घिसा पिटा लिख लो। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। भाई मटके साफ रखो वरना परिवार बीमार पड़ जाएगा। बोलो मेरे साथ, जहां बैठे हो वहीं से बोलो। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। एवरीबडी कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी मेरे से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ना, या मैं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरे दिमाग में ये ट्रिक चल रही होती है। क्वेश्चन आता है कि किंगडम और क्लास के बीच में क्या आता है, 4 ऑप्शंस होंगे। या फाइलम किन 2 के बीच में आता है, 4 ऑप्शंस होंगे। या इनमें से कोई भी 4 या 5 ले लेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेंगे। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। सबको क्लियर है? चलिए, ये हो गया किंगडम, किंगडम। ये हो गया फाइलम, फाइलम तो एनिमल में बोलते हैं, 11 फाइलम बोलते हैं।